हेलो, वेलकम टू सर्क्यूट अड्डा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पावर डायोड कैसे काम करता है ये चीज़ हमने देखा था। तो हम सब ने लास्ट क्लास में देखा था कि पावर डायोड कैसे काम करता है, पावर डायोड कंस्ट्रक्शन क्या है, इंटरनली वो काम कैसे करता है, उसमें करंट कैसे फ्लो करता है और उसका एक स्टैटिक वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। ठीक है, और लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था कि स्टैटिक वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें हम लोग टाइम को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो आज हम लोग उसी पावर डायोड का एक और छोटा सा टॉपिक देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसा आपने लास्ट क्लास में पावर डायोड का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग पावर डायोड का रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग पावर डायोड का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक। तो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है? ठीक है, तो पहले हम लोग इसका वेव फॉर्म लेते हैं। इसका वेव फॉर्म लेने के बाद हम लोग समझेंगे कि रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है। ठीक है, तो ये इसका वेव फॉर्म है। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे डायग्राम ले ले रहा हूँ। ठीक है, ये इसका वेव फॉर्म है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक, तो आई थिंक अब आपको रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा होगा। ठीक है, तो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है, जब हम लोग डायोड को, जैसा आप लोग लास्ट क्लास में देखे होंगे, जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं। ठीक है, मान लो अभी मैं सिर्फ डायोड का एक सिंबल ले रहा हूँ। जब हम लोग डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं, मतलब डायोड के एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव दोगे, एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव दोगे, तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो उसका, और आपका जब फॉरवर्ड ये वाला वोल्टेज अब आप 0.7 वोल्ट, जो कि इसका बैरियर पोटेंशियल है, उससे ज़्यादा दोगे तो आपका जंक्शन ब्रेक होगा और आपका करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग जानते हो। ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ से, जब आप ये तो इस समय इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग फॉर एग्जांपल मानते हैं फॉरवर्ड करंट आई एफ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप डायोड को रिवर्स बायस करते हो, डायोड को रिवर्स बायस करते हो थोड़ी टाइम बाद, मतलब जब आप इसी डायोड को, अभी तक आप फॉरवर्ड बायस किए थे, उसके बाद मैं क्या किया, बैटरी हटा दिया। बैटरी हटाने के बाद मैं इस सेम डायोड को अब मैं एनोड पे नेगेटिव और कैथोड पे पॉजिटिव दे रहा हूँ। अब ये डायोड मेरा क्या हुआ, रिवर्स बायस हुआ। जब हमारा डायोड रिवर्स बायस करेंगे, जब हम लोग, तब क्या होता है। ठीक है, और या इसको हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस दिए थे तो हमारा डायोड में करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, उसके बाद जब हम यहाँ से बैटरी हटा देंगे तो ये डायोड नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप रिवर्स बायस लगाओगे तो ये डायोड जितना वोल्टेज है उतना वोल्टेज ब्लॉक करेगा, तब तक ब्लॉक करेगा जब तक आपका रिवर्स वोल्टेज इस डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज से कम रहे। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझते हैं कि डायोड, जब हम डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज हटा देते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा डायोड था, तो इस डायोड का मैं फॉरवर्ड बैच किया था तो इसमें आई एफ करंट फ्लो कर रहा था। अच्छी बात है, क्योंकि जंक्शन ब्रेक हुआ था तो हम पी लेयर से होल्स फ्लो कर रहे थे, एन लेयर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से डायोड में करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग डायोड के बैटरी वोल्टेज रिमूव करेंगे, जब यहाँ से हम लोग डायोड का बैटरी वोल्टेज जब हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है, अभी तक डायोड को फॉरवर्ड बायस किए थे तो डायोड में करंट फ्लो कर रहा था। अब हम लोग डायोड का बैटरी रिमूव कर दिए। जब हम डायोड का बैटरी रिमूव करेंगे उसके बाद क्या होगा, डायोड तुरंत ऑफ हो जाएगा या डायोड को थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमको वही चीज़ बताता है कि जब हम डायोड के बैटरी को रिमूव कर देंगे, मतलब जब हम डायोड का सप्लाई हटा देंगे, तो क्या ये डायोड तुरंत ऑफ हो जाएगा या इसको ऑफ होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर टाइम लगेगा तो वो कितना टाइम लगेगा, और उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, यही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब हम डायोड का वोल्टेज को रिमूव करेंगे, अभी तक डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस था। ठीक है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दिया था, मैं यहाँ से वोल्टेज हटा दिया। जैसे मैं डायोड को वोल्टेज हटा दिया, नॉर्मली क्या होना है, जंक्शन फिर से बन जाना है और डायोड में जो इलेक्ट्रॉन होल्स मूव कर रहे हैं वो स्टेडी हो जाना है, और उसके बाद डायोड में जो फॉरवर्ड करंट फ्लो कर रहा था वो अब हमारा क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, है ना। जब हम फॉरवर्ड बायस करते थे पहले डिप्लीशन लेयर ब्रेक होता था। डिप्लीशन ब्रेक होने के बाद इधर से होल्स उधर जाते थे पी लेयर से एन लेयर में, और उधर से एन लेयर से इलेक्ट्रॉन इधर आते थे, तो इलेक्ट्रॉन होल्स का मूवमेंट हो रहा था, जंक्शन ब्रेक हो गया था। और जैसे आप यहाँ से वोल्टेज हटाओगे तो आपका जंक्शन
फिर से नॉर्मल बन जाना चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट रुक जाना चाहिए। तो हमको लगता है कि ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियसली हो जाता है, लेकिन नॉर्मल पावर डायोड में ये जो प्रोसेस होता है, डायोड के अंदर डिप्लीशन लेयर वापस बनना और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो मूव कर रहे थे वो रुक जाना, कोई भी चीज़ मूव करता है तो तुरंत रुकता नहीं है, उसको टाइम लगता है। तो ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइम को हम लोग क्या बोलते, TRR बोलते। TRR मतलब क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम बोलते हैं। मतलब ये वो टाइम है जब आप डायोड को फॉरवर्ड बायस रिमूव करोगे या डायोड को फॉरवर्ड बायस रिमूव करके रिवर्स बायस अप्लाई करोगे, तो डायोड को ऑफ होने में, या डायोड जब ऑफ होगा उसके बाद ही जब आप रिवर्स बायस दोगे तो ये पूरा वोल्टेज डायोड ब्लॉक करेगा बिना करंट को फ्लो करवाए। तो डायोड को ऑफ होने में जो टाइम लगता है उसी टाइम को हम लोग रिवर्स रिकवरी टाइम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। लेकिन अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन पे जाएंगे तो ये देखिएगा, ठीक है, यहाँ फॉर एग्जांपल ये 0 सेकंड से ठीक है, 0 सेकंड से यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिएगा, ठीक है। पहले मैं क्या किया, इतना टाइम तक मैं क्या किया, डायोड को फॉरवर्ड बायस किया था, ठीक है। डायोड को फॉरवर्ड बायस किया तो डायोड में करंट फ्लो कर रहा था, और कितना करंट फ्लो कर रहा था, इतना करंट फ्लो कर रहा था, जिसको हम लोग IF बोलते, IF करंट फ्लो कर रहा था। उसके बाद जब हम लोग फॉरवर्ड बायस यहाँ पे हटा दिए तो डायोड का करंट धीरे 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 कम होते हुए जीरो हुआ, ठीक है। डायोड का करंट धीरे धीरे कम होते हुए जीरो हुआ। तो अब इस इंस्टेंट से, जिस इंस्टेंट पे हमारा डायोड का करंट जीरो हुआ, उस टाइम से लेके उसके बाद क्या होता है, जब आपका डायोड का करंट जीरो होता है उसके बाद डायोड ऑफ नहीं, करंट जीरो होने के बाद डायोड ऑफ नहीं हो जाता है, उसके बाद डायोड में थोड़ा रिवर्स करंट फ्लो करता है, ठीक है। रिवर्स करंट फ्लो करता है, वो रिवर्स करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है। आपने देखो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हटा दिया, फॉरवर्ड बायस हटाने के बाद आपका डायोड का करंट धीरे धीरे कम होते हुए जीरो हुआ। जीरो होने के बाद आपको लगता है कि डायोड ऑफ हो गया, नहीं, डायोड का अभी तो बस इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट रुका है। करंट जीरो हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट रुका है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट रुका है, लेकिन अभी अंदर ना तो डिप्लीशन लेयर बन पाया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, एक थोड़ा सा रिवर्स करंट आता है, वो रिवर्स करंट बहुत कम रहता है, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में रहता है। तो वो रिवर्स करंट आएगा, वो रिवर्स करंट धीरे धीरे बढ़ के मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद फिर से धीरे धीरे घट के जीरो होगा। तो ये जब डायोड का करंट आपका जीरो हुआ उस टाइम से लेके ये मैक्सिमम गया, उसके बाद फिर से मिनिमम हुआ। मिनिमम कितना हुआ, फॉर एग्जांपल मान लो 25% कम तक आ गया, मैक्सिमम IRM गया। उसके बाद यहाँ पे आते आते 25% ऑफ IRM या 0.25 IRM तक आया, ठीक है। IRM क्या है, रिवर्स करंट। मैं बोला था कि जब आप डायोड को ऑफ करोगे तो करंट जीरो होगा, जीरो होने के बाद रुक नहीं जाएगा, वो करंट थोड़ा रिवर्स होगा, रिवर्स करंट फ्लो करेगा इस डायोड के अंदर, वो रिवर्स करंट फ्लो करेगा और वो करंट मैक्सिमम जाएगा। कितना मैक्सिमम जाएगा, IRM। उसके बाद वो फिर से मिनिमम जाएगा, मिनिमम जाके जीरो हो जाएगा, लेकिन हम जीरो तक नहीं देखते, हम जीरो से पहले ही 0.25 ऑफ मैक्सिमम करंट, मतलब 25% ऑफ मैक्सिमम रिवर्स करंट तक जो टाइम लगता है। जब आपका करंट जीरो हुआ उस टाइम से लेके आपका रिवर्स करंट जब 25% तक पहुंच गया, उस टाइम तक, उस इंस्टेंट तक जो टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब ये रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है, जब आप डायोड को ऑफ कर रहे थे तो डायोड का करंट जीरो हुआ था, ठीक है। डायोड का करंट जीरो होने के बाद अब डायोड में ये नहीं कि डायोड ऑफ हो गया, उसके बाद डायोड में थोड़ा रिवर्स करंट फ्लो करेगा, वो रिवर्स करंट रिवर्स में मैक्सिमम तक जाएगा, उसके बाद वो फिर से मिनिमम होकर जीरो होगा। तो जिस टाइम पे आपका फॉरवर्ड करंट जीरो हुआ उस टाइम से लेके, जैसा इस टाइम यहाँ पे जब आपका रिवर्स करंट फॉरवर्ड करंट जीरो हुआ उस टाइम से लेके रिवर्स करंट जब अपना मिनिमम पॉइंट पे आया, जैसा 25% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक जो टाइम लग रहा है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते, रिवर्स रिकवरी
टाइम बोलते हैं। ठीक है, अब ये रिवर्स क्यों हो रहा है, ये जीरो होकर बंद क्यों नहीं हुआ, जीरो होकर बंद बंद जब हम डायोड को ऑफ कर दिए तो फॉरवर्ड करंट जीरो हो गया, जीरो होने के बाद बंद क्यों नहीं हुआ, ये रिवर्स क्यों गया, उसके बाद फिर से मिनिमम क्यों गया, ये सब हो क्यों रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग अब समझते हैं। ठीक है, तो बस रिवर्स रिकवरी टाइम का डेफिनेशन क्या होता है, जब आप डायोड को ऑफ करोगे तो आपका डायोड का फॉरवर्ड करंट जीरो होकर उसके बाद रिवर्स होगा, रिवर्स में मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद फिर से मिनिमम जाके 25 मिनिमम जाएगा। तो जिस टाइम पे वो जीरो हुआ उस टाइम से वो फिर से रिवर्स करंट जब मिनिमम होगा उस टाइम तक जो टाइम लगता है उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, जब आपका करंट जीरो हुआ उस इंस्टेंट से जब आपका करंट रिवर्स करंट अपना मिनिमम वैल्यू पे आया जो कि आपका 25% है, उस टाइम उस इंस्टेंस तक जो टाइम लगा उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम बोलते हैं। ठीक है, अब ये रिवर्स रिकवरी का होता क्या है। ठीक है, ठीक है, अब ये रिवर्स क्यों हुआ, ये करंट आया क्यों, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब ये पूरा मैं एरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम में ये करंट रिवर्स क्यों हुआ। ठीक है, अब देखिए जब आप डायोड को ऑन किए थे, ठीक है, जब आप डायोड को पहले फॉरवर्ड बायस करके ऑन किए थे तो डायोड में क्या होता है, जैसा फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल डायोड ही ले लो, इधर आपका पी लेयर था, इधर आपका एन लेयर था और बीच में आपका ये डिप्लीशन लेयर था। ठीक है, इधर बहुत सारे होल्स थे डायोड में, है ना, और इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पे बीच में डिप्लीशन लेयर था जो कि यहाँ पे नेगेटिव आयॉन्स थे और यहाँ पे पॉजिटिव आयॉन्स थे। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको फॉरवर्ड बायस किए थे तो ये होल्स उधर जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे थे। जब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा था तो रिकॉम्बिनेशन भी होता है, तो इधर साइड थोड़ा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इधर साइड थोड़ा चार्ज बनेगा जो कि नेगेटिव चार्ज बनेगा और बीच में भी थोड़ा चार्ज बनेगा। ठीक है, तो जब आप डायोड को फॉरवर्ड बायस किए थे, जब आपका करंट फ्लो कर रहा था तो उस समय क्या होता है, उस समय आपका डायोड के अंदर क्या होता है, डायोड के अंदर डिप्लीशन लेयर ब्रेक होने की वजह से होता क्या है, इधर पी लेयर से होल्स उधर जाएंगे और एन लेयर से इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे। जब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे मतलब चार्ज फ्लो कर रहा था, तो मतलब इधर से जब आप पी लेयर में देखोगे पी लेयर में थोड़ा चार्ज है। ठीक है, और इधर एन लेयर देखोगे तो एन लेयर में भी थोड़ा चार्ज है और बीच में तो डिप्लीशन लेयर है, भले ही वो टूट गया लेकिन डिप्लीशन लेयर था ना, तो इस डिप्लीशन लेयर में भी थोड़ा चार्ज है। जब आप फॉरवर्ड बायस कर रहे थे तो जब होल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो उस समय पी लेयर में भी थोड़ा चार्ज फ्लो कर रहा था, एन लेयर में भी थोड़ा चार्ज फ्लो कर रहा था और डिप्लीशन लेयर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होल्स मतलब चार्ज फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो जब आप डायोड को ऑफ करोगे तो ये चार्ज जब मूव कर रहा था, तो जब आप डायोड को ऑफ करोगे तो ये चार्ज रुक जाएगा। ठीक है, जब ये चार्ज रुक जाएगा तो उस समय अगर आप देखोगे डायोड के अंदर क्या होता है, ये पी लेयर एन लेयर है, तो पी लेयर में थोड़ा चार्ज रह जाता है और एन लेयर में थोड़ा चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज रह जाता है और डिप्लीशन लेयर में भी थोड़ा चार्ज रह जाता है। जब मूवमेंट हो रहा था होल्स उधर जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे थे, जैसे आपने फॉरवर्ड बायस हटाया तो करंट जैसे ही करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक गया, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फ्लो जैसे ही रुक गया, कुछ कुछ चार्ज इधर रुक गया। ठीक है, कुछ चार्ज यहीं पे रुक गया, कुछ चार्ज यहीं पे रुक गया और कुछ चार्ज बीच में यहाँ पे डिप्लीशन लेयर में जो आपका जंक्शन था वो भले ही टूट गया था लेकिन कुछ चार्ज जंक्शन में आके फंस गए। समझ रहे हो ना, जब आप फॉरवर्ड बायस किए थे तो होल्स उधर जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे थे, तो होल्स क्या हो रहे थे, पी लेयर से डिप्लीशन लेयर में आ रहे थे, डिप्लीशन लेयर से एन लेयर में जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, एन लेयर से डिप्लीशन लेयर में आ रहे थे, डिप्लीशन लेयर से पी लेयर में जा रहे थे, यही हो रहा था, है ना। तो जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायस हटाया तो जैसे ही करंट जीरो हुआ तो उस समय जो जहाँ पे थे वहाँ पे रुक जाएंगे, तो थोड़ा बहुत चार्ज इधर रुक गया, थोड़ा बहुत चार्ज इधर रुक गया और थोड़ा बहुत चार्ज बीच में आके फंस गया। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि क्या बीच में डिप्लीशन लेयर में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, डिप्लीशन लेयर में आयॉन्स होते हैं, पॉजिटिव आयॉन्स और नेगेटिव आयॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस था तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहे थे तो पी लेयर से डिप्लीशन लेयर में आए थे, डिप्लीशन लेयर से एन लेयर में जा रहे थे, सेम वैसे ही होल्स एन लेयर से डिप्लीशन लेयर में आए थे, डिप्लीशन लेयर से पी लेयर में जाए। तो जैसे ही आपने वोल्टेज हटाया, जो जैसे ही फ्लो बंद हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फ्लो बंद हो गया, तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ कुछ होल्स इधर पी लेयर में फंस गए, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ कुछ होल्स इधर एन लेयर में फंस गए और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ कुछ होल्स आपके डिप्लीशन लेयर में आके फंस गए। ठीक है,
तो लेकिन आपको क्लियरली पता है कि डिप्लीशन लेयर तभी एक जंक्शन के जैसा काम करेगा जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, इसके अंदर क्या होना चाहिए, आयॉन्स होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, डिप्लीशन लेयर के अंदर चार्ज है। और सेम वैसे ही इधर पी लेयर में भी थोड़ा होल्स के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स आके रुक गए थे, और एन लेयर में भी कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स पॉजिटिव चार्ज आके रुक गया था। अब इनको निकालना है। जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक ये बीच में ये जो जंक्शन है आपका पी एन जंक्शन डायोड का, वो स्ट्रॉन्ग जंक्शन नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपका जंक्शन में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, जंक्शन में आयॉन्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी जंक्शन में चार्ज जाके फंस गया, तो इस चार्ज को निकालना है। तो इस चार्ज को निकालने के लिए डायोड क्या करता है, डायोड कुछ रिवर्स करंट लेता है, ठीक है। तो वो रिवर्स करंट कैसे लेता है, वो पहले क्या करता है, जैसे आपका फॉरवर्ड करंट 0 हो गया, इसका मतलब आपका डायोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट रुक गया। जैसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट रुक गया, उसके बाद डायोड को पता है कि अंदर चार्ज फंस गया है, क्योंकि मूव नहीं कर रहे, तो डिप्लीशन लेयर में कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन फंस गए, इधर पी लेयर में भी कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन फंस गए, और एन लेयर में भी कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन फंस गए। अब इनको निकालना है। जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक एक स्ट्रॉन्ग डिप्लीशन लेयर नहीं बनेगा। और अगर आप गलती से रिवर्स बायस दे दोगे तुरंत, तो डायोड गलती से ऑन भी हो सकता है या डैमेज भी हो सकता है। तो अब इसको अपना अंदर जो चार्ज फ्लो करते करते रुक गया था सडनली, तो इस कचरे को निकालना है, मतलब चार्ज को निकालना है। और इस चार्ज को निकालने का काम कौन करेगा, ये रिवर्स करंट करेगा। तो अब क्या होगा, अब ये डायोड क्या करेगा, रिवर्स करंट लेगा। फॉरवर्ड करंट से कंपेयर करोगे तो रिवर्स करंट बहुत छोटा होता है, भले यहाँ पे बड़ा दिखाया गया है क्योंकि आपको दिखने के लिए, लेकिन ये बहुत कम होता है। तो रिवर्स करंट क्या होगा, धीरे 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 बढ़ेगा, बढ़ के ये कितना जाएगा, मैक्सिमम IRM तक जाएगा। रिवर्स करंट आपका धीरे 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 बढ़ के मैक्सिमम तक जाएगा। उस मैक्सिमम करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रिवर्स करंट बोलते हैं। और ये टाइम जीरो करंट से लेके मैक्सिमम IRM तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा ही। इस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, TA लिखेंगे, ठीक है। आपका फॉरवर्ड करंट 0 हुआ, उस टाइम से आपका डायोड रिवर्स करंट लेना शुरू करेगा, और रिवर्स करंट धीरे 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 लेते हुए मैक्सिमम तक जाएगा। जिस टाइम पे आपका डायोड रिवर्स करंट लेना शुरू किया, मतलब 0 से लेके वो मैक्सिमम IRM तक जा रहा है, तो ये जो टाइम लगेगा, इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, TA बोलते हैं, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, इस TA वाले टाइम पे क्या होता है, डायोड में जो डिप्लीशन लेयर, जो आपका जंक्शन के अंदर जो चार्ज फंसा हुआ था, वो ये रिवर्स करंट क्या करेगा, उस चार्ज को खत्म करेगा, ठीक है। डिप्लीशन लेयर के अंदर, मतलब जंक्शन के अंदर जो चार्ज फंसा है, उस चार्ज को ये रिवर्स करंट खत्म करेगा। उसके अब जंक्शन में चार्ज खत्म हो गया। अब डायोड को भी पता है कि भाई जब बीच में जंक्शन में चार्ज मैंने खत्म करवा ही लिया, तो अब मुझे इतना करंट की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या करेगा, डायोड अपना करंट कम करना शुरू करेगा। अब डायोड का अंदर करंट धीरे 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 कम होगा, कम होके ये 0.25 IRM मैक्सिमम है। फॉर एग्जाम्पल मान लो IRM अगर 10 मिली एम्पियर है, तो ये आपका 2.5 मिली एम्पियर कुछ होगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, करंट IRM से फिर से कम होते 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 0.25 तक आएगा। तो इस टाइम तक, इस इंस्टेंस तक जो टाइम लगेगा, इस टाइम को हम लोग क्या बोलते, TB बोलते। और इस टाइम में हमारा डायोड के अंदर क्या होगा, जो चार्ज आपके P और N लेयर में फंसे हुए हैं, वो चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये रिवर्स करंट आ क्यों रहा है। ये रिवर्स करंट क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस था, तो आपका डायोड के अंदर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्लो कर रहे थे। तो P लेयर से इलेक्ट्रॉन होल्स डिप्लीशन लेयर में आए थे, डिप्लीशन लेयर से N लेयर में जा रहे थे, ठीक है। सेम वैसे N लेयर से इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीशन लेयर में आए थे, डिप्लीशन लेयर से P लेयर में जाए, तो ऐसा फ्लो हो रहा था। और जैसे ही आपने डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज बंद कर दिया, ठीक है, या आपने सडनली हटा के रिवर्स बायस लगाने लगे, तो क्या होगा, जो चार्ज, जो होल्स या जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, उनका मूवमेंट बंद हो जाएगा। जैसे उनका मूवमेंट बंद हो जाएगा, तो कुछ होल्स और कुछ इलेक्ट्रॉन्स बीच में डिप्लीशन लेयर में फंसे हुए हैं, कुछ होल्स और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर P लेयर में फंसे हुए हैं, और कुछ होल्स और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके N लेयर में फंसे हुए हैं। अब इस होल्स और इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। तो ये निकलने के लिए ही हमारा रिवर्स करंट थोड़ा फ्लो करेगा। और ये रिवर्स करंट कैसे फ्लो करेगा, पहले हमारा रिवर्स करंट कब से शुरू होगा, जब हमारा फॉरवर्ड करंट 0 होगा, उस समय से ये धीरे 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 बढ़ते हुए IRM तक जाएगा। तो 0 से लेके IRM तक आने में
रिवर्स करंट को, जो टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते, टी ए बोलते। और इस टाइम में हमारा क्या होगा, इस टाइम में हमारा डिप्लीशन लेयर में जो चार्ज फंसा हुआ है वो चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब डिप्लीशन लेयर में कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो अब डिप्लीशन लेयर का तो सिर्फ और सिर्फ आयन्स रहेंगे। उसके बाद अब ये करंट आई आर एम से फिर से कम होते हुए मिनिमम तक जाएगा, मिनिमम तक जाके जीरो हो जाएगा। लेकिन हम लोग 2.5 0.25% तक देखेंगे। तो मैक्सिमम से लेकर 25%, मैक्सिमम अगर हम लोग 100% मानेंगे तो ये मिनिमम 25% तक गिरेगा। तो आई आर एम से 25% तक गिरने के लिए जो टाइम लगता है, इस टाइम को हम लोग क्या बोलते, टी बी बोलते। और इस टाइम में हमारा क्या होगा, पी लेयर और एन लेयर में जो चार्ज फंसा हुआ था वो चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिस टाइम, और ये दोनों टी आर आर, टी ए और टी बी दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते, टी आर आर बोलते। टी आर आर इक्वल टू टी ए प्लस टी बी। मतलब जिस टाइम पे आपका रिवर्स करंट स्टार्ट हुआ और जिस टाइम पे वो मिनिमम होके ख़त्म हो गया, इस पूरा टाइम को हम लोग टी आर आर बोलते। और ये टाइम हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, टी ए और टी बी। टी ए वो टाइम है जब आपका रिवर्स करंट जीरो से मैक्सिमम आई आर एम तक बढ़ेगा। इस टाइम पे क्या होता है, हमारा डिप्लीशन लेयर में जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा करंट आई आर एम से मिनिमम तक जाएगा। इस टाइम पे हमारा, इस टाइम को हम लोग टी बी बोलते हैं। और इस टाइम पे क्या होगा, हमारा पी लेयर और एन लेयर में जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा डायोड कंप्लीटली, अब डायोड के अंदर कोई चार्ज फंसा नहीं है। अब डायोड आराम से, अब रिवर्स वोल्टेज लगाओ, पूरा वोल्टेज ब्लॉक करेगा और डायोड अब फुल्ली ऑफ माना जाएगा। ठीक है, जब तक टी आर आर टाइम खत्म नहीं होगा तब तक हम डायोड को कंप्लीटली ऑफ नहीं मान सकते। तो कंप्लीटली ऑफ अब होगा, अब यहाँ से हमारा डायोड कम, भले ही आपने यहाँ पे आपने फॉरवर्ड बायस हटा दिया, लेकिन यहाँ पे आके आपका डायोड ऑफ हुआ, क्योंकि ये बीच में ये टाइम आ रहा है। इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड है, टी ए और टी बी। टी ए वो टाइम है जब आपका करंट जीरो से लेकर आपका रिवर्स करंट मैक्सिमम तक, और इस टाइम पे हमारा डिप्लीशन लेयर में जो चार्ज है वो खत्म होगा। उसके बाद हमारा टी बी, ये वो टाइम है जब आपका रिवर्स करंट मैक्सिमम से 25% तक जाएगा। इस टाइम पे क्या होगा, हमारा करंट, हमारा पी लेयर और एन लेयर में जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स रिकवरी टाइम होता है। ठीक है, और इसमें आप एक चीज़ देखे होंगे, जब आपका ये रिवर्स करंट आ रहा था तो उस समय आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा देखो वोल्टेज भी थोड़ा रिवर्स होगा। ठीक है, वोल्टेज इसका लैगिंग में होगा। जब आपका करंट जीरो था तो वोल्टेज नहीं था, जब आपका करंट मैक्सिमम हुआ तब आपका वोल्टेज जीरो हुआ। उसके बाद जब आपका करंट जीरो होगा, मिनिमम होगा, तब आप देख सकते हो आपका रिवर्स वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज थोड़ा लैगिंग में रहता है करंट का। ठीक है, और अगर आप देखेंगे वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है, पावर। तो इस टाइम पे जब आपका करंट आई आर एम से लेके मिनिमम जा रहा था, तो इस टाइम पे अगर आप देखेंगे, इस टाइम पे तो आप देख सकते हो, एक मिनट इसको एक और तरह से, इस टाइम पे आप देखिए, इस टाइम पे क्या हो रहा है, आपका करंट मैक्सिमम से मिनिमम जा रहा था, वोल्टेज आपका मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा पावर लॉस हो रहा था। ठीक है, ये हमको बस आपका नॉलेज के लिए है। जब आपका रिवर्स रिकवरी होता है, जब आपका डायोड फुल्ली ऑफ होने का प्रोसेस में रहता है, उस समय डायोड के अंदर थोड़ा पावर लॉस होता है रिवर्स करंट और रिवर्स वोल्टेज की वजह से। ठीक है, इसको हम लोग रिवर्स पावर लॉस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ नॉलेज के लिए है। ठीक है, तो अब हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन देखेंगे, बहुत छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे। वो डेरिवेशन क्या है देखिए। अब आपको मैं बताया था कि डायोड के अंदर चार्ज फंसा है, तो इस चार्ज को निकालने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। इस टाइम को हम लोग टी आर आर बोल रहे हैं। इस टाइम में हमको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टी ए और टी बी। टी ए टाइम में डिप्लीशन लेयर के अंदर चार्ज खत्म हो रहा है और इस समय हमारा करंट जीरो से आई आर एम तक जा रहा है। उसके बाद टी बी टाइम में हमारा पी लेयर एन लेयर में चार्ज खत्म हो रहा है। इस टाइम में हमारा करंट आई आर एम से मिनिमम हो रहा है। तो अब ये चार्ज कितना है, हमको वैल्यू तो चाहिए, कितना चार्ज है ये भाई साहब, आपको इतना नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए अब ये चार्ज कितना होगा ये हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इस वेव फॉर्म्स को सही से देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए आपका वाई एक्सिस क्या है, करंट आई एफ है। और आपका एक्स एक्सिस क्या है, टाइम टी है। ठीक है, आई एफ आपका करंट था जो कि हमारा वाई एक्सिस था, और आपका टाइम हमारा एक्स एक्सिस था। तो इन दोनों के बीच में ये जो आ रहा है, ये जो शेडेड था, ये जो आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यही आपका चार्ज होता है। ठीक है, यही वो चार्ज है जो हमारे डायोड के
अंदर फंसा हुआ था जिसको हम लोग निकाले थे। ठीक है, तो यही हमारा चार्ज है, क्योंकि चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है ना। तो वाई एक्सिस में I था, एक्स एक्सिस में T था, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में जो प्लॉट हो रहा है, इसी प्लॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। वही चार्ज है जो हमारे डायोड के अंदर फंसा हुआ था डिप्लीशन लेयर में और पी और एन लेयर्स में, और इसी चार्ज को हम निकाल देते हैं। इस अगर ये चार्ज कितना होगा, इसको कोई इक्वेशन आ सकता है, बहुत सिंपल इक्वेशन है। वो इक्वेशन देखते हैं, वो इक्वेशन कैसे आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, हम मैथ में देखे होंगे किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखेंगे तो हमारा ये देखो, ये क्या हो रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है ना। ये हमारा करंट आई एफ है, और ये करंट अगर हम देखेंगे आई आर एम है, ये करंट हमारा क्या हो रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है ना। अब मैथ में देखे होंगे, ये इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट्स पूछूंगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपका क्या होता है, 0,0 है ना। और मैथ में पढ़े होगे ना, मैथ में जब आप पढ़े होगे तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर मैं देखूँ, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, वाई पे 0, एक्स पे 0, है ना। तो 0,0 मान सकते हो, मान तो सकते ही हो, मान लो अभी के लिए। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट बोलूँगा तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, आई आर एम। ठीक है, वाई एक्सिस में आई आर एम और एक्स एक्सिस में कितना है, टी ए, है ना, 0,0। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सॉरी मैथ्स में आप किए होगे कि इस पॉइंट का अगर मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये 0,0 है, और इसका मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कितना है, अगर मैं इसको एक्सिस मानूंगा, अगर ये मेरा एक्सिस है, जैसा आप मैथ में देखे होगे, जैसा अगर मान लो मैं एक्सिस यहाँ से मान रहा हूँ, यहाँ से मैं एक्सिस मान रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा आई एफ है, ये मेरा टी है, और इसका पॉइंट कितना होगा, ये हमारा 0,0, एक्स वाई एक्स 0, वाई 0, और इसका पॉइंट अगर मुझे चाहिए, ये मेरा कितना होगा, एक्स टी ए है, और वाई कितना है मेरा, आई आर एम है। ठीक है, यही होगा ना, और कुछ होगा क्या, यही होगा। तो अब आप जब आपको पता है तो उसके बाद आप मैथ में इक्वेशन निकालते ही होगे, मैथ में इक्वेशन निकालते हो ना। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू समथिंग, ऐसा लिखोगे। तो ऐसा लिखने के बाद यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं भाई मुझे इसका इक्वेशन चाहिए, इस वेव का, ये जो वेव बढ़ रहा है इस वेव का मुझे इक्वेशन चाहिए, तो इसके इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ, कुछ इक्वेशन होगा इसका। मुझे अगर इस वेव फॉर्म का इक्वेशन चाहिए तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई आर एम इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, टी ए इंटू डी ए अपॉन डी टी लिख सकता हूँ ना। सिंपली समझना है तो इस इक्वेशन देखो, ये हमारा करंट क्या हो रहा है, 0 से आई आर एम बढ़ रहा है। ठीक है, और ये कितना टाइम में बढ़ रहा है, टी ए टाइम में बढ़ रहा है, और इसका स्लोप कितना है, स्लोप क्या है, यही है ना, टाइम के साथ करंट चेंज हो रहा है, डी ए अपॉन डी टी, है ना। तो अगर आपसे पूछूं आई आर एम का वैल्यू चाहिए, आई आर एम कितने टाइम में बढ़ रहा है, टी ए टाइम में बढ़ रहा है, मैं 0 से लेकर आई आर एम तक पहुंचने के लिए टी ए टाइम लगा, और ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप कितना है, लीनियर है, ये आई और टी के बीच का है, तो स्लोप हमारा डी ए अपॉन डी टी। तो ये मेरा आई आर एम हो गया। ठीक है, ठीक है, ये मेरा आई आर एम हो गया, तो इसको हम लोग अभी के लिए मान लेते हैं ये मेरा इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, अब इसी को अगर मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ, ये मेरा एक ट्रायंगल है, मान लो इसी को मैं एक ट्रायंगल मान रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अप्रॉक्सीमेटली एक ट्रायंगल जैसा ही है, और मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। ठीक है, ये मेरा हाइट है ट्रायंगल का, और मेरा बेस है। अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैथ्स में, कुछ तो फॉर्मूला होता है ना। तो एरिया इज इक्वल टू, नॉर्मली ट्रायंगल में एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये एरिया है, एरिया मतलब ये आ रहा है, और मैं आपको बताया था ये जो डैशड पार्ट है ये हमारा क्या है, चार्ज है, मैं आपको पहले बताया था। तो चार्ज Q या क्यू आर बोल लो, रिवर्स चार्ज इज इक्वल टू हाफ इंटू, मैं आपको बोला था क्योंकि ये जो शेडेड पार्ट आ रहा है, ये शेडेड पार्ट हमारा क्या है, चार्ज है। ठीक है,
तो हाफ इंटू बेस, इसका बेस कितना है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का अगर आपसे मैं पूछूं बेस क्या है, बेस क्या है, यही है ना बेस, ये बेस है हमारा, तो ये बेस कितना है टी आर आर, तो टी आर आर इंटू हाइट, इस ट्रायंगल का हाइट कितना है, हाइट कितना है आई आर एम, तो ये आपका आई आर एम, तो यहाँ से मैं, ये मेरा दूसरा इक्वेशन, ठीक है, इसको अभी के लिए हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है, ये इक्वेशन, या इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं आई आर एम का वैल्यू कितना होगा, तो आई आर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 क्यू आर अपॉन टी आर आर, ठीक है, क्यू आर अपॉन टी आर आर, ये मेरा क्या होगा इक्वेशन नंबर 2 होगा, ठीक है। पहला इक्वेशन हम लाइन मैथ का लाइन इक्वेशन के हिसाब से निकाले, तो आई आर एम इज इक्वल टू, आई आर एम जीरो से आई आर एम तक आने में टी ए टाइम लग रहा है, और वो जो लाइन आ रहा है उस लाइन का स्लोप डी आई अपॉन डी टी है, तो आई आर एम इक्वल टू टी ए इंटू डी आई बाई डी टी। और दूसरा हम लोग इसका एरिया, इसको एक ट्रायंगल मान के एरिया निकाले, तो एरिया निकाले, तो इस एरिया को मैं क्यू आर बोला हूँ, क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, इस ट्रायंगल का बेस मतलब ये मेरा टी आर आर है, और इसका हाइट आई आर एम है, तो आई आर एम, यहाँ से हमारा आई आर एम इक्वल टू 2 क्यू आर अपॉन टी आर आर हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये मानेंगे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट इसको मैं अरेंज कर लूँ, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टी ए और टी आर आर में ज़्यादा फर्क नहीं है, अभी के लिए हम मान लेते हैं टी ए और टी आर आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, तो अब हम लोग इसके हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ पे टी ए की जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, टी आर आर कर सकते हैं, मतलब इक्वेशन 1 में अगर मैं टी ए की जगह टी आर आर रिप्लेस करूँगा, तब मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, आई आर एम इज इक्वल टू टी आर आर इंटू डी आई बाई डी टी हो जाएगा, ये मेरा इक्वेशन 3 है। अगर आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करिए, इक्वेशन 2 क्या है, आई आर एम इक्वल टू 2 क्यू आर अपॉन टी आर आर, इक्वेशन 3 क्या है, आई आर एम इक्वल टू 2 क्यू आर, इसमें मतलब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करेंगे, दोनों आई आर एम का ही फॉर्मूला है। इक्वेशन 3 में आई आर एम का फॉर्मूला क्या है, टी आर आर इंटू डी आई बाई डी टी, इक्वेशन 2 में आई आर एम इक्वल टू 2 क्यू आर अपॉन डी आई, मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, तब टी आर आर इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 क्यू आर अपॉन टी आर आर, क्योंकि इक्वेशन 2 भी आई आर एम का ही फॉर्मूला था, इक्वेशन 3 भी आई आर एम का ही फॉर्मूला था, तो दोनों जब आई आर एम इक्वल टू टी आर इंटू डी आई बाई डी टी, आई आर एम इक्वल टू 2 क्यू आर अपॉन टी आर आर, तो तब हमको पता है कि टी आर आर इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 क्यू आर अपॉन टी आर आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मुझे टी आर आर का वैल्यू चाहिए, तो टी आर आर इधर भेजो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टी आर आर स्क्वेयर इक्वल टू 2 क्यू आर अपॉन डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मुझे टी आर आर चाहिए, टी आर आर इक्वल टू 2 क्यू आर अपॉन डी आई अपॉन डी टी का होल पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, क्यू आर आर का एक फॉर्मूला चाहिए जो हमारा आई आर एम के वैल्यूज़ में आए, क्यू आर आर का फॉर्मूला हमको आई आर एम के वैल्यूज़ में आए, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारा क्या निकला, ठीक है, अल्टीमेटली हमारा क्या निकला, हमारा अभी टी आर आर का एक फॉर्मूला आया, क्या आया, टी आर आर इज इक्वल टू 2 क्यू आर अपॉन डी आई बाई डी टी होल पावर 1/2 हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको इक्वेशन 3 हमारा क्या था, इक्वेशन 3 हमारा क्या था, आई आर एम इज इक्वल टू टी आर आर इंटू डी आई अपॉन डी टी है। अब और इसको हम लोग इक्वेशन 4 मानते, अब हम लोग ये टी आर आर का वैल्यू ला के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब हम लोग ये टी आर आर का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब हमारा आई आर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 क्यू आर अपॉन डी आई अपॉन डी टी का होल पावर 1/2 इंटू डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा यहाँ से आई आर एम इज इक्वल टू 2 क्यू आर इंटू डी आई बाई डी टी
होल पावर 1/2। तो ये हमारा रिवर्स करंट, मैक्सिमम कितना रिवर्स करंट फ्लो करेगा वो कैसे पता चलेगा, उसका फॉर्मूला ये है। हमारा करंट कितना रेट के हिसाब से 1 एम्पियर पर सेकेंड या 0.2 एम्पियर, कितना रेट से करंट बढ़ रहा है और कितना चार्ज है, उन उन दोनों वो मल्टीप्लाई करके इंटू 2 से मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में डाल दोगे तो आपको कितना मैक्सिमम करंट रिवर्स में आ सकता है ये हमको पता चलेगा। इक्वेशन कैसे निकाला हम एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूँ और देखिएगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या किया हूँ, लाइन का इक्वेशन मान के चला हूँ। 0 से IRM तक बनने के लिए इसको कितना टाइम लगा, TA टाइम लगा। तो IRM इक्वल टू TA इंटू, और ये कितना स्पीड से बढ़ा, DI/dt के स्लोप से बढ़ा। तो IRM इक्वल टू TA इंटू DI/dt है, ठीक है। तो ये हमारा IRM इक्वल टू TA इंटू DI/dt आया, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसको एक ट्रायंगल माना हूँ और इस ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया चाहिए तो एरिया इक्वल नॉर्मली फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो ये ट्रायंगल का ये जो एरिया होता है उसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। तो QR इक्वल टू हाफ इंटू, और इस ट्रायंगल का बेस कितना है, TRR इंटू इसका हाइट कितना है, IRM। तो यहाँ से मुझे IRM इक्वल टू 2QR/TRR आया। इसको मैं इक्वेशन 2 मानता हूँ, ठीक है। तो अब मैं एक तीसरा इक्वेशन लाने चाह रहा हूँ। मैं अब इसमें एक मिनट, अब मैं यहाँ पे TA की जगह TRR लूँगा क्योंकि TA और TRR अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो इक्वेशन 1 में TA की जगह TRR सब्स्टिट्यूट करूँगा, तब मेरा IRM इक्वल टू TRR इंटू DI/dt हो गया। मतलब इस इक्वेशन में मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद अब मुझे IRM इक्वल TRR इंटू DI/dt आया। और अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करो। इक्वेशन 2 IRM इक्वल टू 2QR/TRR, IRM इक्वल टू TRR इंटू, दोनों IRM ही है तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो TRR इंटू DI/dt इक्वल टू 2QR/TRR। यहाँ से मुझे TRR का वैल्यू आएगा। TRR का वैल्यू कितना आया, TRR का वैल्यू आया 2 इंटू QR/DI/dt होल टू द पावर ऑफ 1/2। इसको अब मैं इक्वेशन 4 माना हूँ, ठीक है। अब हम लोग फिर से इक्वेशन 3 क्या है हमारा, IRM इक्वल टू DI/dt था। इक्वेशन 3 हमारा क्या था, IRM इक्वल टू TRR इंटू DI/dt। अब हम लोग ये TRR का वैल्यू जिसको हम लोग इक्वेशन 4 लिए वो ला के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, IRM इक्वल टू 2QR इंटू DI/dt होल टू द पावर ऑफ 1/2। ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन हमको ये बताता है कि हमारा रिवर्स करंट कितना हो सकता है इन रेस्पेक्ट ऑफ चार्ज और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। बेसिकली रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, हमारा डायोड तुरंत नहीं ऑफ होता, ऑफ होने में थोड़ा टाइम लेता है। वो टाइम कितना लेता है, TRR टाइम लेता है। इस TRR को हम दो पार्ट्स में डिवाइड किए, TA और TB। TA वो टाइम है जब आपका करंट 0 से लेकर रिवर्स में IRM तक बढ़ता है, और इस टाइम में हमारा क्या होगा, हमारा डायोड के डिप्लीशन लेयर में जो चार्ज फंसा हुआ था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद IRM से करंट फिर से मिनिमम चला जाएगा। तो ये टाइम जो टाइम लगता है इस टाइम को हम लोग TB बोलते हैं। इस टाइम हमारा क्या होता है, P लेयर और N लेयर में जो चार्ज फंसा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। मतलब टोटल TRR में क्या होगा, तो कुछ टाइम के लिए डिप्लीशन लेयर में चार्ज खत्म होगा और कुछ टाइम के लिए हमारा P और N लेयर में जो चार्ज फंसा है वो ठीक। उसके बाद जब सारे चार्ज खत्म हो जाएंगे तब हमारा डायोड फुल्ली ऑफ माना जाएगा, ठीक है। और ये कितना चार्ज फंसा है उसको निकालने के लिए एक इक्वेशन निकाले हैं और इक्वेशन को डिराइव किए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डायोड का रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग इसी रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड होके हमारा डायोड 3 टाइप्स का आता है वो हम देखेंगे। वो 5-10 मिनट का टॉपिक होगा। उसके बाद हम लोग ट्रांजिस्टर में जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका डायोड का रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए।